नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल लॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के धर्म को देखा था। आज हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। कृषि से बचने वाले अधिशेष, शिल्पकला और व्यापार ने इसको बहुत ही समुन्नत स्थिति में पहुँचा दिया था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में होता था। इसकी पुष्टि हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से और मेसोपोटामिया में मिले प्राचीन अभिलेखों के द्वारा भी होती है। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को पॉइंट्सों में तोड़ लेंगे और एक एक पॉइंट करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को सबसे पहले हम पॉइंटों में लिखते हैं, उसके बाद में एक एक पॉइंट को हम पूरा खोल के देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का सबसे पहला पॉइंट बनता है व्यापार का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का स्वरूप क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा हो गया अपना आंतरिक व्यापार। ये हो गया अपना आंतरिक व्यापार। और तीसरा पॉइंट बन गया अपना बाह्य व्यापार। और चौथा पॉइंट हो गया अपना व्यापार का महत्व। तो इन 4 पॉइंटों में पूरे व्यापार को डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्यापार का स्वरूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह लेन देन करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह चीज़ों को तोलते थे, किस तरह उनको मापते थे, और व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी चीज़ें हैं ये उनकी चीज़ें हैं, तो उनको किस तरह देखते थे। तो सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के स्वरूप को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आ गया अपना वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा आ गया अपना मानकीकृत बाट और माप। और तीसरा पॉइंट आ गया अपना सील या हो गया मोहरे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार का स्वरूप क्या था, नेचर। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का स्वरूप क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा नंबर आता है मानकीकृत बाट और माप। और तीसरा नंबर आता है सीले मोहरे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले पहला नंबर आ गया अपना वस्तु विनिमय प्रणाली। तो पहला पॉइंट अपना ये हो गया। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, इन पॉइंटों के ऊपर ही आगे ये क्वेश्चन चलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन इतिहास की जो लेन देन की प्रक्रिया होती थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होती थी। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह से वस्तु के बदले में अपनी वस्तु दे के दूसरों की वस्तु लेके उस प्रणाली पर वो आधारित थी। और इसमें मुद्रा का अभाव था, पैसे का लेन देन नहीं होता था। तो ये हो गया अपना वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये प्राचीन विनिमय प्रणाली पद्धति है। इसमें वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता था, बदले में वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। तो ये हो गया अपना वस्तु विनिमय प्रणाली। तो दूसरा नंबर आ गया अपना मानकीकृत बाट और माप। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने के लिए उस जो चीज़ें होती थी उनको किस चीज़ में तोलते थे, कैसे तोलते थे और उनके माप कैसे करते थे, इनका पता हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है, जिनमें हमें बहुत सारे घनाकार बाट मिले हैं। घनाकार बाट मिले हैं, बहुत सी हड़प्पाकालीन बस्तियों से हमें घनाकार बाट मिले हैं, छड़ें मिली हैं।
ये घनाकार बाट होते थे, इनका एक जैसा वजन होता था। छड़ें मिली हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, ये छड़ें मिली हैं। ये सेलखड़ी के पत्थरों से और बनाई जाती थी। सेलखड़ी के पत्थर हो गए, चूना मिट्टी के पत्थर हो गए, उनसे ये बाट और माप बनाए जाते थे। और इसके अलावा ये लगा लो आप हाथी दाँत से छड़ें बनाई जाती थी। हाथी दाँत की छड़ें मिली हैं बहुत सी हड़प्पाकालीन बस्तियों से। इनमें हो गया अपना हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, इनमें हमें बहुत संख्या में हड़प्पा काल के मोहरे और बाट मिले हैं जो घनाकार होते थे। और सेलखड़ी और चूना पत्थर से ये बने होते थे। तो दूसरा पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। और तीसरे पॉइंट में आ गया अपने सीले या मोहरे। हड़प्पाकालीन लोग अपने सामान के ऊपर मोहर लगा देते थे और उसको दबा देते थे, जो ये सील का काम करती थी। इसमें तब हमें इनसे पता चलता था कि ये हमारा सामान है। तो जो ये सीले मोहरे हैं ये हड़प्पाकालीन सामानों के ऊपर लगा दी जाती थी। इनके ऊपर हड़प्पाकालीन लिपियाँ अंकित होती थी। हड़प्पाकालीन लिपियाँ अंकित होती थी और उनके नीचे पशु के चिन्ह होते थे, माता के चिन्ह होते थे। और ये हड़प्पाकालीन जो सीले हैं उनके ऊपर ये मोहरे लगा दी जाते थे। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वस्तु विनिमय प्रणाली, मानकीकृत बाट और माप, और सीले मोहरे। तो हड़प्पा काल का जो व्यापार का स्वरूप था वो इन तीन चीज़ों पर आधारित था। इसी तरह से वो व्यापार करते थे। अब दूसरा नंबर आता है हड़प्पा काल का आंतरिक व्यापार। तो अब बारी आती है आंतरिक व्यापार की। हड़प्पा सभ्यता का आंतरिक व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित अवस्था में थी। क्यों थी? क्योंकि बड़े बड़े नगरों का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था व्यापार की वजह से। तो पहला पॉइंट बन जाएगा बड़े बड़े नगरों का प्रादुर्भाव। हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था उनके व्यापार की वजह से। तो जो बड़े बड़े नगरों में जो अन्नागार मिले हैं, अन्नागार की संरचनाएं मिली हैं बड़े बड़े नगरों में, वो किस यूज के लिए थी? जो गांव से कृषि उत्पाद आता था, जो उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े नगरों में हमें अन्नागार मिले हैं। तो तीसरा पॉइंट आ गया अपना गांव का कृषि अधिशेष को रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार का उपयोग होता था। गांव के लोग, शहर के लोग गांव पर निर्भर थे और जो जितने भी बड़े बड़े शहर थे वो आपस में व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। तो पहला एक पॉइंट आ गया कि शहरों के लोग गांव पर निर्भर थे। और आ गया अगला पॉइंट अपना हो गया कि जितने भी बड़े बड़े नगर थे वो व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। तो जैसे हो गया अपना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल, ये जितने भी बड़े बड़े नगर थे ये सभी नगर
व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। तो जो आंतरिक व्यापार था वो था अपना गांव से शहर, और दूसरा हो गया शहरों से दूसरा शहर। तो इस तरह ये आपस में जुड़े हुए थे। तो ये आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले जो बड़े बड़े नगरों का अपराध हुआ वो व्यापार के समुन्नत होने के कारण हुआ। अन्नागार, जो बड़े बड़े नगरों में जो अन्नागार की संरचनाएं हैं वो अनाज को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। जो अनाज गांव से लाया जाता था अधिशेष के रूप में, वो बड़े बड़े नगरों में अन्नागारों में रखा जाता था। जो जितने भी बड़े बड़े नगर थे वो आपस में व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे, जिनसे वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते थे। तो ये हो गया अपनी ये। तो जितने अब आगे आता है, एक मिनट, इसको ये हो गया। तो इसके दूसरे पॉइंट में हो गया कि इसके आंतरिक व्यापार का एक जो अगला पॉइंट बनता है वो बनता है कि हड़प्पाई लोग राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। तो ये पहला इसमें पॉइंट में हो गया, हड़प्पाई लोग राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पाई लोग राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। और एक अगला पॉइंट है कि जो हड़प्पा के जो शहरों के लोग थे वो दक्षिणी भारत से और कश्मीर से चांदी प्राप्त करते थे। एक पॉइंट बन गया अपना, दक्षिणी भारत और कश्मीर से चांदी प्राप्त करते थे। तीसरा पॉइंट आ गया अपना, हड़प्पा काल की छोटी बड़ी बस्तियों में सब में सोना चांदी की वस्तुएं मिली हैं जो व्यापारियों द्वारा शहरों में लाई जाती थी। तो तीसरा पॉइंट में अपना आ गया, छोटी बड़ी बस्तियों में सोना चांदी मिला है जो व्यापारियों द्वारा शहरों में लाया जाता था। एक पॉइंट हो गया अपना ये। चौथा पॉइंट आ गया अपना, हड़प्पा काल का व्यापार स्थल माध्यम से भी होता था और जल माध्यम से भी होता था। तो एक पॉइंट बन गया अपना, हड़प्पा काल का व्यापार स्थल माध्यमों से, स्थल माध्यम मतलब बैलगाड़ी और नाव से होता था। एक पॉइंट अपना ये हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार स्थल मार्ग बैलगाड़ी और नावों से होता था। अब अगले पॉइंट में आते हैं हम, जो हड़प्पा सभ्यता का पांचवा पॉइंट बन गया मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख और सबसे विकसित नगरों में से एक था। इसमें छोटे छोटे चीज़ें बनाने के उद्योग लगे हुए थे जो व्यापारियों द्वारा वहाँ पे चीज़ें पहुँचाई जाती थी और वहाँ पे बन के फिर दूसरी जगह पे उसको पहुँचाया जाता था। तो जो मोहनजोदड़ो में छोटी छोटी उद्योग लगे हुए थे। मोहनजोदड़ो में छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे जो व्यापारियों द्वारा वहाँ पे वो सामान पहुँचाया जाता था और उसके बाद मोहनजोदड़ो से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था।
तो ये हो गए 5 पॉइंट। अब अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, और एक दो पॉइंट और बनेंगे इसमें, वो हम आपको और बता देते हैं। फिर आपका आंतरिक व्यापार यहाँ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम आएंगे बाह्य व्यापार पर। हड़प्पा काल के समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार कैसे चलता था। एक पॉइंट आ गया अपना ये 7वां पॉइंट, धोलावीरा। धोलावीरा एक जगह है और एक जगह है लोथल। इसमें कार्नेलियन और सीपी के मन के बनते थे। धोलावीरा और लोथल में कार्नेलियन और सीपी के मन के बनते थे। कार्नेलियन होता है लाल पत्थर, लाल पत्थर। तो अगला पॉइंट आ गया, ये जो लोथल है ये एक व्यापारिक बस्ती है। ये भी पॉइंट हम इसमें ऐड कर लेंगे। जो लोथल है हड़प्पा सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती के रूप में उसको दिखाया गया है, और वो बिल्कुल समुद्र के किनारे पर स्थित है लोथल। लोथल जो है वो व्यापारिक बस्ती है, व्यापारिक बस्ती कह सकते हैं उसको, या बंदरगाह कह सकते हैं, बंदरगाह नगर। ये है लोथल। 8वां पॉइंट बन गया अपना। धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, और अगला पॉइंट हो गया हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक हड़प्पाकालीन शहर है। इसमें मन के बनाने के कारखाने हमें मिले हैं, जो बाहर से सामान को लेके आते थे और यह मन के बनते थे। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा काल का आंतरिक व्यापार किस हिसाब से चलता था। तो अब बात करते हैं हम हड़प्पा काल के बाह्य व्यापार के। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता के बाह्य व्यापार की। हड़प्पा सभ्यता का जो बाह्य व्यापार था वो बहुत ही समुन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। उसमें सबसे पहला नंबर आता है मेसोपोटामिया। पहला नंबर आता है मेसोपोटामिया का, दूसरा नंबर आता है बहरीन, और तीसरा नंबर आता है ओमान। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बाह्य व्यापार था वो मेनली 3 क्षेत्रों से होता था, मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान। इसकी पुष्टि हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। मेसोपोटामिया में, फारस की खाड़ी में और बहरीन में, इनमें सब में सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेसोपोटामिया के उर शहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में मोहरें मिली है और मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेशी सभ्यता, अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ होता था। और दूसरा इसका सबसे पुख्ता प्रमाण मिला है मेसोपोटामिया का, जो सबसे पहले हो गया अपना पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या हो गया, मोहरें और मूर्तियाँ और मर्दभांड। एक पॉइंट बन जाएगा अपना बाह्य व्यापार का कि पुरातात्विक साक्ष्यों से, मोहरों से और मूर्तियों से और मर्दभांड से हमें यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ चलता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बनता है, जो मेसोपोटामिया के जो प्राचीन लेख हैं उनमें मेलुआ शब्द का वर्णन है। मेलुआ शब्द मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ होता था। तो जो दूसरा पॉइंट बन गया, मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों से व्यापार की पुष्टि होती है। एक पॉइंट अपना ये हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की पुष्टि
पहला तो पॉइंट हो गया पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है और दूसरा पॉइंट हो गया मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों से होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना सामान लेके फारस की खाड़ी पर पहुंचते थे और वहाँ पे लंगर डालते थे और वहाँ से फिर सामान मेसोपोटामिया में पहुँचाया जाता था फारस की खाड़ी में। और ये जो 2 बंदरगाह नगर हो गए, एक हो गया अपना लोथल और दूसरा हो गया सूतकेनगाडोर। ये हो गया अपना पाकिस्तान और ईरान की सीमा पे। तो ये हो गए अपने बंदरगाह नगर। तो हड़प्पा सभ्यता के ये दो मेन बंदरगाह नगर हो गए, लोथल और सूतकेनगाडोर। यहाँ से सामान को मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पहुँचाया जाता था। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो एक हो गया अपना पॉइंट, अगला पॉइंट एक बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच मुख्यतः जलीय मार्गों से व्यापार होता था। तो एक अपना ये पॉइंट हो गया जलीय मार्गों से व्यापार। तो ये पॉइंट सारे नोट करते चले जाओ। पुरातात्विक साक्ष्यों में ये हो गया और मेसोपोटामिया के प्राचीन लेखों में ये हो गया। बंदरगाह नगर हो गए लोथल और सूतकेनगाडोर और जलीय मार्गों से व्यापार होता था। इसीलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि व्यापार आयात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी और निर्यात वाली वस्तुएं कौन सी थी, वो आपको बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी। तो आपको बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सूती वस्त्र उद्योग, कपास का सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में उगाई गई थी। तो सबसे पहले सूती जो वस्त्र हैं वो निर्यात किए जाते थे। सूती वस्त्र हो गए। दूसरे हो गया अपना कांसा, तांबा, मनके, ये निर्यात होने वाली चीज़ें थी। और ये इसके अलावा जो आयात होने वाली चीज़ें हैं वो हो गए अपने सोना, चांदी, शराब, बहुमूल्य पत्थर। निर्यात होने में अपने कार्नेलियन भी है, जो लाल पत्थर होता था, ये निर्यात होने वाली वस्तुएं थी। तो आयात होने वाली, निर्यात होने वाली, तो बाह्य व्यापार भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बाह्य व्यापार अपनी समकालीन सभ्यताओं में चलता था। उनमें मेसोपोटामिया, बहरीन और फारस की ये ओमान से उनका व्यापारिक रिश्ता था। इसकी पुष्टि होती है वहाँ पाने वाली अपने हड़प्पाकालीन मोहरों से, मर्द भांडों से और मेसोपोटामिया के लेखों में उनका जिक्र है, जहाँ मेलवा शब्द का जिक्र किया गया। मेलवा शब्द मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को इंडिकेट करता है। अच्छा, जलीय मार्गों से व्यापार होता था, ये आपको पता लग गया है। उसकी पुष्टि हुई है बहुत ज़्यादा जो ये नावों के चित्र बने हैं मोहरों पर, उनसे भी हमें पता लगता है कि जलीय मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि व्यापार का स्वरूप कैसा था, आंतरिक व्यापार कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता था और बाह्य व्यापार कैसे कैसे होता था, किन किन चीज़ों का निर्यात और आयात किया जाता था। तो अब बात है कि व्यापार का महत्व। अब अगले पॉइंट में हम चलते हैं कि व्यापार का क्या महत्व था। अब अगला पॉइंट आ जाता है व्यापार का महत्व। व्यापार का महत्व, सिंधु घाटी सभ्यता को समृद्ध किसने बनाया? व्यापार ने। तो पहला पॉइंट बनता है सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार ने समृद्ध बनाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का
व्यापार से न केवल आर्थिक विकास हुआ बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, क्योंकि वो अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ कांटेक्ट में थी। तो दूसरा पॉइंट बन गया, आर्थिक उन्नति के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार उन्नत अवस्था में आने के कारण बड़े बड़े नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े बड़े नगरों का उदय किसके कारण हुआ? व्यापार के कारण। व्यापार के कारण सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। और चौथा हो गया कि व्यापार के कारण नगर एक दूसरे से टच में आ गए। तो ये हो गया अपना सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का महत्व क्या था। ये व्यापार का उनके ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर असर पड़ा। तो आशा करता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने लगभग सभी पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है। तो एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार का स्वरूप क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और बाट और माप प्रयोग में लाए जाते थे। सीले प्रयोग में लाई जाती थी अपने माल की पुष्टि करने के लिए। आंतरिक व्यापार होता था शहर और गांवों के बीच में, और गांव और शहरों के बीच में आंतरिक व्यापार होता था। और तीसरा हो गया बाह्य व्यापार। अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ बाह्य सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। और व्यापार का महत्व क्या है कि व्यापार ने सिंधु घाटी सभ्यता को समृद्ध बनाया, उन्नति के रास्ते खोल दिए, बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ और एक दूसरे से नगर टच में हो गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है इसमें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।